अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, काफी काम की आपकी वीडियो है, क्योंकि कुछ 15 मिस्टेक ऐसी हैं जो आपके घर में अगर होती हैं तो आपकी घर की स्ट्रेंथ और लाइफ डिक्रीज कर सकती हैं। तो आज उन्हीं 15 बातों का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उनको रोक सकते हो, क्या वो 15 बातें हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो मस्ट आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की कंस्ट्रक्शन में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से भी करवा रहे हो या खुद करवा रहे हो तो उसमें ये नॉर्मली मिस्टेक देखी जाती है और ये काफी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, धीरे धीरे ये लाइफ डिक्रीज करते जाती है घर की। तो ऐसी 15 मिस्टेक आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली बात है, आपने जब भी आप घर की प्लास्टर करवाते हो, ये पहली चीज है, तो उसमें आपको मोस्टली क्रैक देखने को मिल जाते हैं थोड़े दिनों बाद या 10-15 दिन बाद। तो वो क्यों क्रैक आते हैं? उसमें 3-4 गलतियां की जाती हैं प्लास्टर करने के दौरान, तभी वो क्रैक देखने को आपको मिलते हैं। देखो, उसमें एक जो रेशो होती है वो आपको प्रॉपर डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपके उसमें प्लास्टर में क्रैक नहीं आए तो उसमें प्रॉपर रेशो का आपको माल बनाना पड़ेगा। रेशो क्या हो गई? देखो, मोस्टली हम यूज करते हैं 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। ये प्लास्टर की रेशो होती है। 1:, अगर 3 के एग्जांपल लें हम, 1 हो गया हमारा सीमेंट और 3 हो गई सैंड। अगर मतलब हम 1 बैग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 3 बैग हमें सैंड के यूज करने पड़ेंगे। तो प्रॉपर रेशो बनाई जाती है। ये नहीं करना है कि जो 1:6 का माल आप बाहर भी लगा दो, अंदर भी लगा दो, सीलिंग में भी लगा दो। नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको 1:3 का माल बाहर में लगाना है, मतलब जो बाहर का प्लास्टर रहेगा। और उसकी थिकनेस मतलब 10 से 20 mm होनी चाहिए। 20 mm मैक्सिमम, 20 mm से ज्यादा थिकनेस आपको नहीं करनी है, मोटाई नहीं करनी है। और अगर आप सीलिंग में प्लास्टर कर रहे हो तो 1:4 का माल आपका होना चाहिए। और इंटरनल प्लास्टर कर रहे हो, मोटी सैंड है, तो 1:5 का आपका प्लास्टर होना चाहिए, या 1:6 का अगर पतली सैंड है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। एक ही रेशो का हर जगह माल आपको नहीं कर देना, और प्लास्टर मोटा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी, और अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो आप तब भी। दूसरी चीज हमें प्लास्टर में ही क्या देनी है, जब भी मोटार बनती है, माल बनता है प्लास्टर का, तो उसको 30 से 1 घंटे में आपको खत्म कर देना है। मतलब मैक्सिमम 1 घंटे बाद वो माल पड़ा होना नहीं चाहिए। अगर 1 घंटे बाद भी वो माल पड़ा हुआ है, उसका प्लास्टर तो हो जाएगा तब के तब, लेकिन बाद में वो क्या होगा, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ेगा, जहां उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे। प्लास्टर की ये दूसरी चीज होगी। प्लास्टर की तीसरी चीज क्या है, उसमें क्यूरिंग नहीं करते हैं, तो मोस्टली इस वजह से भी क्रैक आते हैं। 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है, उसके बाद फिर प्लास्टर में क्रैक देखने को आपको नहीं मिलेंगे। और जब भी आप प्लास्टर के लिए सीमेंट लाओ, सीमेंट आपको चेक कर लेना है कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है, जो सीमेंट होगा वो 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली आपको ध्यान देना है। 3 महीने ज्यादा पुराना हुआ तो वो भी क्रैक क्रिएट कर सकता है आपके घर में। और फिर अगर हम बात करें अगली, जो सैंड आप यूज करोगे उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो प्लास्टर में क्रैक आपके नहीं आएंगे। ये हो गई पहली गलती जो की जाती है। दूसरी जो गलती की जाती है वो है ब्रिक वर्क में क्या होता है। देखो, जब भी ब्रिक वर्क होता है, जो हमारा ऊपर बीम आना होता है, बीम उसी हिसाब से डिजाइन करवाना है आपको कि ब्रिक वर्क के ऊपर आ जाए, कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर रहे। कभी कभी मैंने ऐसे घर देखे हैं कि मतलब बीम कहीं होगा, ब्रिक वर्क कहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा कभी नहीं होने देना है। और जब भी बीम की शटरिंग या ऊपर वो करवाओ तो इस हिसाब से करवाने देखने हैं। जैसे आप सामने ऊपर गलती देख रहे हो, ब्रिक वर्क कहीं है और ऑफसेट पड़ रहा है बीम से 40 mm, देखो बीम बाहर दिख रहा है, तो ये गलती आपको कभी नहीं करने देनी है। प्रॉपर शटरिंग होनी चाहिए और जो ब्रिक वर्क होगा पूरा बीम के नीचे ही आना चाहिए, कि बीम का लोड दीवार पे जाए, दीवार से नीचे लोड ट्रांसफर हो जाए। तो ये गलती भी आपको नहीं होने देनी है। अगली जो गलती की गई है वो लैब जोन में होती है। मतलब जो हम लैब प्रोवाइड करते हैं, किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, एक तो मतलब जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, नॉर्मल जो हमारी रेजिडेंशियल रहती है 1-2 स्टोरी में, उसमें एक तो सरिया अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मतलब मोस्टली एक दूसरे को देख के, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर आपको बता देता है, ना आर्किटेक्ट को आप कंसल्ट करते हो, डायरेक्ट जहाँ क्या पता देखा हो कि 12x12 का कॉलम है, तो वहां आपने 10 mm का या 12 mm का सरिया 3 स्टोरी तक ले लिया। ये गलती है काफी बड़ी। आपको कंसल्टेंट कर लेना है, कंसल्ट करके करना है। और आपको कभी भी, मैंने ये भी देखा है 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम रखा है, कभी कभी तो 6 इंच बाय 9 इंच का कॉलम रखा होता है। 9 इंच मतलब 9 इंच बाय 12 इंच अगर हम एग्जाम्पल लें, जहाँ 9 इंच बाय 9 इंच से छोटा कॉलम कभी आपको कास्ट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान देना। अभी हम लैब की बात कर रहे थे इस वीडियो में, तो लैब आपको किस हिसाब से प्रोवाइड करना है। देखो, आपकी स्लैब है, जो स्लैब है, स्लैब से 1 मीटर ऊपर ही, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, जो भी कॉलम होगा आपका, मतलब उसकी 3 मीटर हाइट है, तो उसके सेंटर में आपको प्रोवाइड करना है। मतलब 1500 पे आपका लैब आना चाहिए। और लैब किस हिसाब से होना चाहिए, 50D आपका होना चाहिए। 50D क्या हो गया, अगर हम 16 mm का सरिया यूज कर रहे हैं कॉलम में,
50x16 तो 800 mm का आपका लैप होना चाहिए, उसमें जॉगल बराबर होनी चाहिए और उसका स्टैगर्ड लैप होना चाहिए। एक जगह कभी भी आपको लैप नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मोस्टली गलती की जाती है हर घर में। अगली चीज जो है प्लिंथ बीम में गलती की जाती है कि मोस्टली मैं देखा हूं प्लिंथ बीम प्रोवाइड किस हिसाब से करते हैं, ना तो उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट हाइट राइजर की तरह वो यूज करते हैं। मतलब उसकी हाइट हटा देंगे, मतलब उसमें क्या करते हैं ऐसे शटरिंग कर दी और ब्रिक की जुड़ाई की जाती है, ब्रिक की शटरिंग की जाती है कि सस्ते में हो जाए। कभी भी ब्रिक की शटरिंग नहीं करनी है आपको। उसके चक्कर में क्या होता है, आप तो ना वाइब्रेटर उसमें मारते हो कि ब्रिक भाग जाएगी, ना उसमें जो स्लरी होती है वो ब्रिक के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आपको मोस्टली अच्छी शटरिंग करनी है, MS प्लेट की करो या प्लाई की करो। शटरिंग करके जैसे मैं बता रहा था आपको, शटरिंग करके प्लिंथ में क्या करते हैं सिर्फ कंक्रीट का माल डाल देते हैं, IM15 या 10, तो वो काफी बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है। मतलब अगर आपको हाइट राइज भी करनी है, क्योंकि हम रोड से काफी नीचे होते हैं मोस्टली घर देखे जाते हैं, तो उनकी हाइट तो इंक्रीज की जाती है, रोड से ऊपर लाते हैं, लेकिन वो एक ही जो नीचे बिना सरिये वाला प्लिंथ ऊपर ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप थोड़े नीचे ऊपर तक ले आओ बिना स्टील वाला प्लिंथ। उसके बाद जो प्लिंथ बीम आप प्रोवाइड करोगे उसमें आपको प्रॉपर सरिया प्रोवाइड करना है, क्योंकि पूरे घर का लोड किस पे आने वाला है, हमारे प्लिंथ बीम पे लोड आने वाला है। अगर प्लिंथ बीम अच्छा नहीं हुआ तो सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो सेटलमेंट रोकता है वो प्लिंथ बीम ही होता है। तो आपको जो प्रॉपर सरिया प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपके घर में क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। और सरिया किस हिसाब से प्रोवाइड करना है, आपको 16 का नीचे 3 सरिया प्रोवाइड कर देना है, ऊपर 2 12 का सरिया आपको प्रोवाइड कर देना है। पूरे प्लिंथ बीम, पूरी दीवारों के नीचे प्लिंथ बीम आना ही आना चाहिए, मस्ट है। अगली चीज होती है वो है हमारी प्लिंथ बीम के बाद ही वो चीज करनी चाहिए आपको, वो होती है डैम प्रूफ कोर्स, DPC। मोस्टली घरों में जहां पे पपड़ी बन के निकल रही है, आपने देखा होगा एक नीचे से 1 मीटर या 2 मीटर तक प्लास्टर निकल रहा है, पेंट निकल रहा है, पूरा ऐसे गीला गीला हो गया, मॉइस्चर आ गया है, वो किस कारण हुआ है, वो आपने DPC प्रोवाइड नहीं की है उसमें। तो आपको जब भी घर प्रोवाइड करना है, बनाना है, तो आपको DPC प्रोवाइड करनी ही है, करनी। वो क्या बोलते हैं, DPC क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स। हमारा एक लेयर डाली जाती है कि नीचे का जो प्लिंथ बीम, नीचे सॉइल का पानी प्लिंथ बीम को लगेगा, और प्लिंथ बीम ऊपर पानी वो ब्रिक को लगा दिया एक बार, तो ब्रिक उसको सक कर करके ऊपर तक ले जाती है। तो आपको वहां एक लेयर प्रोवाइड कर देनी है प्लिंथ बीम के ऊपर, DPC डैम प्रूफ कोर्स, जो 50 mm तक होगी, और उसमें जो वाटर प्रूफिंग एजेंट डालो आप, 50 mm की लेयर डाल दो मिनिमम, और वो आपको सेव करेगी पूरी पपड़ी से, डैम्पनेस से। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो वही चीज आगे घुमा फिरा के कॉलम साइज और उसमें स्टील डालने का। कभी भी किसी का प्लान कॉपी करके आपको कॉलम नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपका घर का डिजाइन मतलब अलग होगा, नीचे सॉइल अलग होगी, तो आपको कॉलम प्रॉपर कंसल्ट करके प्रोवाइड करना है। या तो कोई एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है उसके पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक इंजीनियर हायर कर लो, क्योंकि जो आपका प्लान बना के देगा वो ज्यादा महंगा नहीं रहेगा। 5 से 6 हजार रुपए में प्लान बन जाएगा। मतलब आपका घर की जितनी भी टोटल कॉस्ट होगी उसका 1% आपका खर्चा सिर्फ प्लान पे लगेगा। आप पूरा 3D व्यू उसका मत लो, लेकिन प्लान ले लो, और प्लान के साथ ही वो इंजीनियर आपको कॉलम के स्टील का भी दे देगा कि कितने साइज का, कितने डाया का आपको स्टील उसमें यूज करना है। तो मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि 3 मंजिल की स्टोरी होती है तो 12 डाया का स्टील प्रोवाइड किया जाता है, 4 और 9x9 या 12x12 का कॉलम प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, हर जगह 12x12 या 9x9 का कॉलम नीड नहीं पड़ेगी, उससे कम भी पड़ सकती है और उससे ज्यादा भी पड़ सकती है। ये तो आपको थोड़ा कंसल्ट करके ही उसमें कॉलम का सरिया प्रोवाइड करवाना है। और जो कॉलम का साइज रहेगा वो भी आपको देख लेना है, किस हिसाब से आप स्पान दे रहे हो, कितना लंबा स्पान रहेगा और कितना बीम की डेप्थ है, उसी हिसाब से आपको कॉलम का सरिया और स्टील प्रोवाइड करना है। अगली चीज जो गलती की जाती है वो ग्रेड में की जाती है। जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो, अगर आप कॉलम भरते हो, बीम भरते हो, स्लैब भरते हो, फुटिंग करते हो, तो उसमें प्रॉपर ग्रेडिंग आपको करनी है। ग्रेडिंग क्या बोल रहा हूं, मतलब कितने स्ट्रेंथ का आपको ग्रेड, M20 हो गया, M30, M25, ये क्या है, ये ग्रेड होते हैं। ये स्ट्रेंथ अपनी शो करते हैं कि इतने mm स्क्वायर में इतनी हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो उधर मोस्टली घर कंस्ट्रक्शन किया ही जाता है कि उधर जो मतलब एक ग्रेड पकड़ के चल जाएंगे, M10 या 20 या 20 से ऊपर तो मोस्टली कम ही जाते हैं घरों में, तो उधर एक ग्रेड पकड़ लेंगे, फुटिंग में भी वही डालेंगे, कॉलम में भी, स्लैब में भी। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप फुटिंग की PCC वगैरह करो तो उसमें मिनिमम M10 का ग्रेड आप डालो, जिसकी रेशो होती है 1:3:6। 1 क्या हो गया हमारा सीमेंट हो गया, 3 हो गया हमारा सैंड हो गई, 6 हो गया एग्रीगेट। तो M10 का आपको PCC करना है। और जब आप फुटिंग की तरफ जाओ
फुटिंग क्या, पूरे घर में आपको M20 ग्रेड से कभी कम का कंक्रीट नहीं करना है। कितना, M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट आपको कभी नहीं करना है। और M20 की क्या रेशियो रहती है, 1:1:0.5:3। 1 हो गया आपका सीमेंट, 1.5 आपकी सैंड हो गई और 3 आपका एग्रीगेट हो गया। ये आपको ग्रेड देख के ही चलना है। कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लो, जहाँ किसी का कोई आपका कंसल्टेंट है, सिविल इंजीनियर है, उससे बात करके आप ग्रेड करवा लो। अगली जो गलती की जाती है डोर फ्रेम डालने में, डोर फ्रेम मतलब जो MS का अगर आप यूज करते हो डोर फ्रेम, तो उसको जब आप जुड़ाई कर रहे हो तभी आपको डोर फ्रेम डाल देना है। नहीं तो क्या किया जाता है, मतलब एक बार पूरी जुड़ाई हो जाती है, पूरा हो जाता है, फिर उसमें जो कॉलम होता है, कॉलम के साथ ही हमेशा जो कब्जे जोड़े जाते हैं, तो कॉलम को तोड़ के फ्रेम फिक्स किया जाता है। वो काफी बड़ी गलती की जाती है। आपको अगर MS का यूज कर रहे हो तो पहले ही आपको फिक्स कर देना है। अगर आप ग्रेनाइट या वुडन का करते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप वुडन का जो रहता है, वुडन में भी थोड़ा ध्यान देना है। वुडन भी आप जुड़ाई के टाइम यूज कर सकते हो, बना सकते हो। उसका जो कब्जे रहते हैं वो बीच में ब्रिक के डाल के फिर कर सकते हो। जब प्लाई का फ्रेम बनाते हैं हम या ग्रेनाइट का, वो आप बाद में कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। ये गलती की जाती है, इसका भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप फ्रेम कॉलम में फिक्स करोगे तो वो डिक्रीज करेगा कॉलम की स्ट्रेंथ। अगली चीज जो की जाती है, जब जरी की जाती है वॉल में, मतलब जो कंडक्ट पाइप यूज की जाती हैं, तो जब ब्रिक वर्क को तोड़ा जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से तोड़ना है, कटिंग करके तोड़ना है, और उसमें ऐसे तोड़ना है कि मतलब दूसरी तरफ होल ना हो जाए। क्योंकि अगर जो दूसरी तरफ होल हो गया तो वो जो ब्रिक वर्क आपने की, अगर ये ज्यादा रिस्की कहाँ हो जाता है, जब आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में अगर तोड़ते हैं, क्योंकि सब लोड ब्रिक पे ही आने वाला है, तो उसमें जो गैप बन जाएगा, वो थोड़े टाइम बाद वो गैप जब लोड बढ़ेगा तो वो बैठेगी ब्रिक थोड़ा, तो आपके घर में क्रैक दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक कंडक्ट की जब तोड़ना है, जरी बनानी है, तो प्रॉपर वे से बनानी है, और पाइप एक ही जगह पे मत डालना, थोड़ा गैप रख के पाइप आपको डालनी है। ये आपको इलेक्ट्रिशियन से बात करके करवा लेना है सेटल। अगली चीज जो गलती की जाती है, जब आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो, फुल मटेरियल या लेबर वर्क करते हो, देखो दो चीजें होती है। जहाँ तो आप फुल मटेरियल पे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे, जहाँ आप लेबर वर्क के मतलब काम मटेरियल आपका और लेबर हायर करोगे। जो भी काम आपको करवाना है फुल मटेरियल में, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पे होता है वो कैसा मटेरियल आ रहा है, कैसा काम करवा रहा है, वो आपको चेक करते रहना है, सुपरवाइज करते रहना है। क्योंकि थोड़ी मोस्टली चीजें तो ये आइडिया लग ही गया होता है लोगों की कंस्ट्रक्शन देख देख के, तो आपको देख लेना कि प्रॉपर जो क्वालिटी का, क्योंकि गूगल पे भी आप सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप क्वालिटी का भी ध्यान रख सकते हो वीडियोस देख के या पढ़ के। बाकी मटेरियल का आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल कौन सा होता है। जो भी चीज यूज की जा रही है, सीमेंट है, सरिया है, वो आपको पूरा ध्यान रखना है जब आप फुल मटेरियल पे देते हो। और जब लेबर पे देते हो, मटेरियल आप लाओगे, लेकिन आपको देखते रहना है लेबर प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। ये गलती भी होती है, और इस गलती से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और घर की क्वालिटी भी खराब होती है। अगली चीज जो गलती की जाती है, वो डिस्टेंस रखा जाता है कॉलम के बीच में बड़ा ज्यादा। मतलब आपको मैक्सिमम कितना रखना है, 5 से 6 मीटर आपको, मतलब 5 मीटर में पकड़ूंगा मैक्सिमम, क्योंकि घर की डिजाइन आप लोग अच्छे से नहीं करवाओगे तो आप 6 या 7 मीटर रखोगे तो वो बाद में आपका बीम में नीचे क्रैक दिखेंगे, फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। तो 5 मीटर हम मैक्सिमम पढ़ते हैं। 5 मीटर आपको कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस रखना है, और जो उसमें सरिया प्रोवाइड करवाना है वो प्रॉपर करना है। कॉलम के डिस्टेंस कभी भी इतना ज्यादा नहीं दे देना कि फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं। और जो नीचे फुटिंग प्रोवाइड की जाती है, फुटिंग का साइज कभी भी आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर से छोटा नहीं रखना है। ये भी गलती काफी जगह मैंने देखी है की जाती है कि 1 मीटर से भी छोटी फुटिंग प्रोवाइड की जाती है, उसमें ना प्रॉपर सरिया प्रोवाइड किया जाता है। और डेप्थ आपको जो रखनी है 3 से 4 फीट मिनिमम रखनी है। कोई भी सॉइल ऐसी नहीं है कि ऊपर में आप घर बना दोगे कुछ नहीं होगा, 3 से 4 फीट नीचे जाना ही जाना है। बाकी आप ज्यादा भी जाएगा, क्योंकि अगर नीचे मोरम आई या सॉफ्ट सॉइल आई तो आपको हार्ड स्टार्टर तक नीचे जाना ही पड़ेगा, फिर आपको फुटिंग बनानी पड़ेगी। ऐसे तो घर आपका बन जाएगा, 1-2 साल टिका भी जाएगा। थोड़ी भी वाइब्रेशन सॉइल में हुई, सैंड में हुई या सेटलमेंट हुई, साइड से पानी घुस गया, तो वो आपके घर में डायरेक्ट क्रैक दिखने लगेंगे, और उसको सही करने का तरीका कोई नहीं रखता। वो तरीका होता है एक जैकिंग का, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आपको ये स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा फुटिंग खुदवाने में, उसमें प्रॉपर से साइज बनाने में, सरिया डालने में। लेकिन वही चीज अगर किसी के पाँव ठीक नहीं है तो वो पूरा चल भी नहीं पाएगा। वही हाल घर में अगर फुटिंग अच्छी नहीं हुई तो वो अच्छे से टिक नहीं पाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। और आपको ये मतलब ये 15 चीजें थी जो आपको काफी हेल्प की होंगी। इस पे एक और मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें 15 चीजें और ऐड करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये गलतियां आप करोगे तो आपकी घर की
जो लाइफ है वो डिक्रीज हो सकती है। तो ये चीजें आपको पता चल गई। अभी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, अगर आप साइट इंजीनियर भी हो तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। बेसिक चीजें थी आई नो, लेकिन आपको ये दिमाग में रहेंगी तो आप इसको सही करवा सकते हो। थैंक यू गाइस, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस।